Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study. ये प्रैक्टिस सेट नंबर 245 एट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और अंतिम दिनों में जितने भी दिन बचे हैं, महीना बचा है या महीने बचे हैं, उसमें हम एक तो ये अपना जीके का क्विज चल रहा है। इसमें हर सब्जेक्ट के इसमें प्रश्न होंगे और एक साथ में करंट अफेयर्स चल रही है। तो एग्ज़ाम तक हम पूरी साल भर की करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ये जो है वो जीके क्विज का टेस्ट है और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे 150 प्रश्न पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड में विस्तार का कारण क्या है? ज्वालामुखी गतिविधि, भारी वर्षा, भूकंप, सामग्री का द्रवीकरण या प्लास्टिक विरूपण। लैंडस्लाइड में अगर विस्तार होता है तो उसका कारण क्या है? क्या हैवी रेनफॉल है या फिर सामग्री का द्रवीकरण या प्लास्टिक विरूपण, भूकंप है, ज्वालामुखी गतिविधि है, क्या है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर है, सामग्री का द्रवीकरण या प्लास्टिक विरूपण। तो फैलाव मृदा या चट्टान की हलचलें जिसमें पार्श्व विस्तार और द्रव्यमान में दरार शामिल होती है, जो आमतौर पर सामग्री के द्रवीकरण या प्लास्टिक विरूपण के कारण होती है। तो विकल्प ए है इसका आंसर। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किस प्रकार के भूस्खलन में ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर चट्टान या ढलान से द्रव्यमान का आगे की ओर घूमना और मुक्त रूप से गिरना शामिल है? देखिए मिट्टी का टुकड़ा जब पहाड़ से नीचे खिसकता है या गिरता है, अब ये बोला मुक्त रूप से गिरना, तो उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। लेकिन उसमें भी एक प्रकार है, एकदम टापल कर गया, ठीक है, तो टापल बोलेंगे इसको, सी है इसका आंसर। तो टापल में ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर चट्टान या ढलान से द्रव्यमान का आगे की ओर घूमना और मुक्त रूप से गिरना शामिल होता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक वर्ष की थीम भी इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछ ली तो विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 27 अक्टूबर को, बी है इसका आंसर, 27 सितंबर को, सॉरी। तो विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय, थीम की बात करें तो पर्यटन और शांति है, जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका पर जोर देता है। विषय थीम कर लो तो देती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जयपुर का कौन सा स्मारक विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी के लिए जाना जाता है? कौन सा है ये पत्थर की धूप घड़ी विश्व की सबसे बड़ी? यह है जंतर मंतर, ऑप्शन नंबर सी। तो जंतर मंतर जो है अपनी वास्तुकला और खगोलीय महत्व के लिए जाना जाता है और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आसान सा प्रश्न है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पालतू प्रश्न है, बहुत पूछा गया अलग अलग बार अलग अलग एग्जाम्स में। उत्तराखंड के देहरादून में है ये एफआरआई, ठीक है। कई फिल्मों की शूटिंग हुई इसमें, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई है इसमें, और भी फिल्में हैं उनकी भी शूटिंग हुई है इसमें। तो वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन या यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ईएफटीए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईएफटीए एक अंतर सरकारी संगठन है। ईएफटीए में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शामिल है, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। और ईएफटीए भारत का नवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सारे के सारे सही हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एसोसिएशन है, ठीक है। तो अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड इसमें शामिल है, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा भी नहीं है। और भारत ईएफटीए का नवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, बिल्कुल। तीसरा भी सही है। तो सारे के सारे करेक्ट है इसका आंसर।
तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों हेतु एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ में शामिल होने में असमर्थ या इसके अनिच्छुक थे। ईएफटीए में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शामिल है जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन विभिन्न समझौतों के माध्यम से इसके एकल बाजार तक उनकी पहुंच है। और ईएफटीए भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जो वर्ष 2021 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 2.5% हिस्सा है। ईएफटीए को भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली जो मुख्य वस्तुएं, मतलब भारत जो भेजता है ईएफटीए में, वस्त्र भेजता है, रसायन भेजता है, रत्न भेजता है, आभूषण भेजता है, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स भेजता है। और ईएफटीए से भारत जो लेता है, भारत में आने वाली वो वस्तुएं मशीनरी, रसायन, कीमती धातुएं और चिकित्सा उपकरण। ज्योग्राफी का प्रश्न है, खारे पानी की झील सांबर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होगा इसका आंसर, राजस्थान में है, ये डी है इसका आंसर। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील है, राजस्थान में स्थित है। सांभर झील हर साल 1,96,000 टन स्वच्छ नमक का उत्पादन करती है। और भारत में प्रसिद्ध झील के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर झील का नाम है, राज्य है, जानकारी है, जैसे कि चिल्का झील पर कई बार प्रश्न बना, कहाँ की है ये, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, न केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और विश्व में पूछ ले तो कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर किन देशों से घिरी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी प्रश्न बनते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में या भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। और क्या क्या, लोकटक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न बने। मणिपुर में है ये, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और भारत की पूछ ले तो वुलर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट की पूछ ले तो लोकटक झील। सुदर्शन झील भी है गुजरात में, ये भारत में सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। तो इन सबसे अलग अलग प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह विश्व की सबसे बड़ी स्थल अवरुद्ध या स्थल रुद्ध या अंग्रेजी में लैंड लॉक्ड खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है? खारे पानी की ही है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ ले तो लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील। बोलगा नदी इसमें अपना जल विसर्जन करती है क्या कैस्पियन सागर में? बिल्कुल करती है, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों सी होगा इसका आंसर। तो कैस्पियन सागर दुनिया या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह है यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। यह एक लैंडलॉक्ड समुद्र है या स्थलरुद्ध या अवरुद्ध। लैंडलॉक्ड वो होता है जो किसी समुद्र से नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, इसके उत्तर में रूस ने इसको घेर रखा, दक्षिण में ईरान ने इसको घेर रखा, पश्चिम में अजरबैजान ने इसको घेर रखा, पूर्व में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने इसको घेर रखा है। वोल्गा नदी इसमें अपना जल विसर्जन करती है। ये कौन कौन से देशों से गिरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ही प्रश्न बने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी झील सतह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी है इनमें से? ये चारों की चारों यूएसए की ग्रेट लेक्स हैं। सुपीरियर मिशिगन ह्यूरन इरी ओंटारियो, एक इसमें रह गई है ओंटारियो भी ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। इन सब में सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। तो झील का नाम सतह क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। लेक सुपीरियर का कितना है? 82,103। इसके बाद विक्टोरिया 59,947 के, इसके बाद ह्यूरन या हीरो 59,588। इसके बाद चौथे पर मिशिगन है 58,030। और इन सबसे छोटी होगी जो बच गई ओंटारियो, उसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा। इस पर एक और प्रश्न बनता है कि इनको वेस्ट टू ईस्ट भी पूछ लेता है, इनका क्रम कौन कौन सा है, और ईस्ट टू वेस्ट भी पूछ लेता है कौन कौन सा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वेस्ट टू ईस्ट है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो।
और ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले तो ओंटारियो, इरी, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन, मिशिगन और ओंटारियो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कौन सी झील विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का रिकॉर्ड रखती है? विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का रिकॉर्ड रखती है इनमें से। तो चिल्का से तो बड़ी होनी चाहिए कोई, इसमें विक्टोरिया से भी बड़ी। यह है करीबा झील, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच करीबा झील दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल लेक है। इसका निर्माण 1950 के दशक में करीबा बांध के निर्माण से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है इनमें? कैस्पियन सागर ही है, खारे पानी की झील है जो कि एक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो कि एक खारे पानी की झील है। झील का क्षेत्रफल कितना? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसे अक्सर समुद्र माना जाता है, तकनीकी रूप से यह एक झील है, लेक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर दीजिए। यह है नदी और यह है उनके स्रोत। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी निकलती है? मानसरोवर झील से कौन सी निकलती है? मुल्ताई पहाड़ी से कौन सी निकलती है? वैष्णो घाट से कौन सी निकलती है? यह है इनका कूट। सिंधु 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 यानी इंडस अंग्रेजी में, मानसरोवर झील से निकलती है। ताप्ती नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा हो गई वेस्टर्न घाट से। गोदावरी हो गई त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। सिंधु 3000 से ऊपर है कुल लंबाई में। तो ये तो सारे के सारे ऑलरेडी सही सुमेलित हैं, तो 1 2 3 4 पहले ही लगा दीजिए इसका। तो गोदावरी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर से, सिंधु का मानसरोवर झील से, ताप्ती मुल्ताई से, कृष्णा हो गई वेस्टर्न घाट से। कुल लंबाई के अनुसार सर्वाधिक लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र हो गई 2900 किलोमीटर, सिंधु हो गई 3000 से ऊपर, तो सिंधु ही है। सबसे छोटी पूछ ले तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो सिंधु नदी 3180 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, गंगा 2525। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिस्ट्री आ गई है। भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? बड़े पैमाने पर पूछ रहा है, इसमें कंफ्यूजन भी होती है। गुप्त में और कनिष्क में कंफ्यूजन होती है, कुषाण में और गुप्त में। तो बड़े पैमाने पर और सर्वाधिक अगर पूछ ले तो गुप्त उसका आंसर हो जाएगा। बड़े पैमाने पर जारी किया था कुषाणों ने, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो कुषाण भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जबकि कुषाण भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे। ठीक है, कंफ्यूजिंग पेयर है, इसको याद रखिएगा कभी गलत हो जाए। और ये होते हैं फैक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। और ये बार 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 पढ़ने से याद होती है, क्योंकि हिस्ट्री बन गई है, चेंज नहीं होगी। इसके इतर होती है दूसरी वाली जीके, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस पर। तो इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम आए 2 3 बार इसका रिवीजन मार लो। और कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ लिया, जैसे हिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट चलता नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई, तो वो लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन ये स्टैटिक जी को तो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस दूसरी भाषा में बोलें तो रटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा? दूसरी राजधानी के रूप में उभरा। देखिए, पहली तो उनकी थी पुरुषपुर, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान में आ गई, पेशावर उसका नाम हो गया। दूसरी राजधानी इनकी थी मथुरा, मथुरा जो कि भारत में ही है। तो बी है इसका आंसर, पहली हो गई इनकी पुरुषपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, कुषाण एक मध्य एशियाई राजवंश थे, जिन्होंने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण एशिया में एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था। कुषाणों की 2 राजधानियां थी, पहली पुरुषपुर जो कि पाकिस्तान में आधुनिक पेशावर, और दूसरी है मथुरा, उत्तर प्रदेश में, भारत में। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16, कनिष्क के समकालीन कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तीन तीन युग में तीन तीन लोग हैं। कनिष्क के समकालीन है अश्वघोष। अश्वघोष यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। नागार्जुन भी कनिष्क के समकालीन है। और कनिष्क के समकालीन है वसुमित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एलिमिनेट होगा कंबन से, कालिदास से, कंबन से। देखिए कुषाण, कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के एक सम्राट थे, या था कह लो। उसके शासनकाल में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। शासनकाल 127 से 150 ईस्वी। वह कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे, या राजा था, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के क्षेत्रों पर शासन किया था। कनिष्क के बारे में जो कुछ ज्ञात है वह चीनी स्रोतों से, विशेषकर बौद्ध लेखों से प्राप्त है। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, मथारा जैसे कुछ विद्वान थे। तो अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो कनिष्क के समकालीन हो गए अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। ठीक है, अश्वघोष के बारे में और जाने तो अश्वघोष भारत के बौद्ध दार्शनिक, वक्ता, नाटककार और कवि थे। वसुमित्र के बारे में जाने तो अपने दरबार में एक विद्वान थे, जिन्होंने चौथी बौद्ध परिषद का नेतृत्व किया। और नागार्जुन, नागार्जुन एक भारतीय महायान विचारक, विद्वान, संत और दार्शनिक थे। अपने नहीं, इनके, इनके दरबार में। ठीक है, इनके। इनके किनके? कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो कुषाण वंश भारत में सोने के सिक्के को प्रवर्तित करने वाले प्रथम राजवंश था कुषाण। और इस राजवंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये अलग से प्रश्न बनेगा इस पर। भीम कड़फिसेस ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। इंपॉर्टेंट है, अलग से प्रश्न बनेगा। उन्होंने 3 अलग अलग श्रेणियों में सोने के सिक्के ढलवाए। कौन कौन सी है वो श्रेणी? दोहरा दिनार, दिनार और चौथाई दिनार। देखिए सिक्कों पर त्रिशूल पकड़े हुए भगवान शिव के और उनके नंदी बैल के चित्र अंकित थे। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। नंद वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंद वंश ने भारत के दक्षिणी भाग में शासन किया था। यह वंश घनानंद द्वारा स्थापित किया गया था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को अपदस्थ कर दिया था। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सारे सही हैं क्या? सारे तो नहीं सही हैं, गलत करो डी। देखिए नंद वंश ने भारत के दक्षिणी नहीं बल्कि उत्तरी भाग में शासन किया था, पहले ही गलत है। और नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने, ना कि घनानंद ने। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को अपदस्थ करके नंद वंश की स्थापना की थी। सी है इसका आंसर, जो कि सही है केवल। तो नंद वंश ने भारत के उत्तरी भाग में शासन किया था। यह वंश महापद्म नंद के द्वारा स्थापित किया गया था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को अपदस्थ कर दिया था और उसने कई चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिनमें पंचमार्क या आहत सिक्के प्रमुख थे। अपदस्थ यानी डिपोज्ड। ट्वेंटी प्रश्न की बड़ी डेली इंपॉर्टेंट क्विज सीरीज है ये, जरूर फॉलो कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह राजा कौन था जिसने बुद्ध की आकृति वाले सिक्के चलाए? यह है कनिष्क। कनिष्क। तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का एक महान शासक था। उसने बड़ी संख्या में तांबे और सोने के सिक्के ढाले। उसने बुद्ध की आकृति वाले सिक्के चलाए और उसके नीचे सांख्य बुद्ध भी उत्कीर्ण करवाया। उसने रोमन और चीनी सम्राटों की नकल करके केसर और देवपुत्र की उपाधि धारण की। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शक युग वर्ष डैश में शुरू हुआ? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 58 ईस्वी, 78 ईस्वी। ये ईस्वी और ईसा पूर्व में कंफ्यूजन होता है। 78 या शक 78 शक, इस तरह से याद करिए इसको। विक्रम हो गया, ये तो विक्रम का हो गया। तो ये 78 ईस्वी है, 78 ईस्वी। डी है इसका आंसर। देखिए शक युग वर्ष 78
ईस्वी में शुरू हुआ। भारत सरकार ने इसे 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। ऐसा माना जाता है कि शक युग की स्थापना राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। शक कैलेंडर में होते हैं 365 दिन, 12 महीने होते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की संरचना के समान है। तो इसी पर आधारित है भारतीय कैलेंडर। तो 20 प्रश्न ही जीके क्विज के कंप्लीट हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनसे एक फ़ायदा होगा कि हर सब्जेक्ट को हम कवर करते चलेंगे, स्टैटिक जीके के या कॉन्सेप्ट बेस्ड जो जीके होती है, और साथ में अपनी सीरीज़ तो चल रही है, इसमें साल भर की करंट अफेयर्स निपटा देंगे आने वाले दिनों में। इन सभी की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।